नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। आइए शुरू करते हैं क्लास 7th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है मुगल एम्पायर। इसमें दोस्तों अब तक हम पढ़ चुके हैं मुगल साम्राज्य के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे कैसे मुगल भारत आए, मुगल वास्तव में कौन थे, मुगल ने सैन्य अभियान कौन कौन से चलाए और मुगल शासक कौन कौन थे। जैसे कि पहले बाबर, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है दोस्तों, इन लोगों के जो सैन्य अभियान थे उसके बारे में हमने पढ़ा। ये लोग कैसे कैसे एक इतने बड़े उपमहाद्वीप पर अपना साम्राज्य स्थापित करने में सक्षम हुए, सफल हुए, वो सब हमने पढ़ा। आइए अब इसको कंटिन्यू करते हैं सेकंड पार्ट में। आइए दोस्तों, ये मैप है जिसमें कि आप लोग देख रहे हैं कि कैसे कैसे भारत के जैसे उपमहाद्वीप पर, भारत जैसे इस उपमहाद्वीप पर इन लोगों ने कैसे अपना राज्य स्थापित किया, किस किस इलाके में किया, जिसमें कि यहाँ पर कुछ नाम भी हैं, चाहे वो काबुल हो, चाहे वो गंदार हो, चाहे वो कश्मीर हो, पंजाब हो, पानीपत, दिल्ली, मथुरा, पटना, बंगाल, मालवा, बेराड़, गुजरात, चित्तौड़, रणथंभौर, ये सब यहाँ पे बताए गए हैं। तो इसको आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। आइए दोस्तों कंटिन्यू। मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन, मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकार की जो मुगलों की परंपराएं थी वे क्या थी, वे हम यहाँ पे जानेंगे। द मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्राइमोजेनाइचर वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स एस्टेट। मुगलों के यहाँ ऐसा कोई विश्वास नहीं था जिसमें कि जो ज्येष्ठाधिकार का रूल, ज्येष्ठाधिकार का नियम फॉलो करते हो, उसको मानते हो। ज्येष्ठाधिकार का मतलब यह होता है कि आपके बेटों में जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र होगा, सबसे बड़ा जो पुत्र होगा, वह ही आपके राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। जैसे कि आजकल महाभारत चल रही है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो युद्ध हुआ था वह किस लिए हुआ था। दुर्योधन कहता है कि राजा का ज्येष्ठ पुत्र मैं हूं तो मुझे बनना चाहिए, लेकिन राज्य के हिसाब से ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर था, तो जनता उसके फेवर में थी। तो पहले ज्येष्ठ पुत्र इस तरीके से ज्येष्ठाधिकार का नियम फॉलो किया जाता था, लेकिन मुगलों में ऐसा नहीं था। इंस्टेड दे फॉलोड द मुगल एंड टाइमुरिड कस्टम ऑफ ऑफ कोपर सेनरी इनहेरिटेंस। लेकिन इसके बजाय जो मुगल थे वह फॉलो करते थे तैमूरी रीति रिवाजों को। किसको? तैमूरी रीति रिवाजों को, जो थी कोपर सेनरी। और कोपर सेनरी मतलब सहदायाद प्रथा। क्या थी? सहदायाद प्रथा। ध्यान देना, सहदायाद प्रथा। और सहदायाद प्रथा क्या होती थी? जिसमें कि जितनी हमारी संपत्ति है वह सारे पुत्रों में बराबर बराबर बांट दी जाती थी। मान लो किसी के पास 4 प्रांत हैं उसके साम्राज्य में और 4 पुत्र हैं, तो वह चारों पुत्रों में एक एक प्रांत सबको बांट दी जाती थी। और ए डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस अमंगस्ट ऑल द सन्स, और अपने उन सब जो उनकी संपत्ति थी सब पुत्रों में बराबर बांट दी जाती थी। जैसे कि आपने टेबल 1 में देखा था और ध्यान भी दिया होगा, एविडेंस फॉर रिबेलियंस बाय मुगल प्रिंसेस। लेकिन मुगलों के जो राजकुमार थे उनमें तो एक अपना ही विद्रोह चलता रहता था। जैसे कि औरंगजेब ने किया था, जहांगीर ने किया था, ठीक है, इन लोगों ने कब्जा किया था। बाकी भाइयों को, पिता को किसी ने मार दिया, किसी ने पिता को अपना जेल में डाल दिया, उम्र भर के लिए अपना शासन कर लिया। इस तरीके से इनमें होता था। विच डू यू थिंक इज फेयरर, तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा नियम ज्यादा अच्छा था, प्राइमोजेनाइचर का या कोपर सेनरी का? दैट मीन्स ज्येष्ठाधिकार का या सहदायाद का। ठीक है दोस्तों। सो मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स, अब हम पढ़ेंगे मुगल के संबंधों को बाकी दूसरे शासक के साथ। उसके साथ साथ मुगल मैरिजेस विद द राजपूत, मुगल की जो शादियां हुई राजपूतों के साथ वह भी देख लीजिए। द मदर ऑफ जहांगीर, जहांगीर की जो माता थी वह कौन थी? वाज ए कचवाहा प्रिंसेस, कचवाहा की राजकुमारी थी।
जो कि डॉटर ऑफ राजपूत, राजपूत की डॉटर थी, राजपूत की बेटी थी। रूलर ऑफ अम्बेर, अम्बेर के शासक, जो कि आज जयपुर कहलाता है। अम्बेर आज जयपुर कहलाता है। दूसरा, द मदर ऑफ शाहजहां, शाहजहां की माता क्या थी? राठौर प्रिंसेस, राठौर राजकुमारी थी। डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ मारवाड़, मारवाड़ के राजपूत शासक की, जो कि अब जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में है। टेक इट लुक, हमने टेबल 1 देखी थी। यू विल नोटिस, आपने देखा था, द मुगल रूलर्स कैंपेन कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी, कि जो मुगलों के शासक थे उनके अभियान उन लोगों के खिलाफ ज्यादा चलते थे जो उनकी सेवा को लेने से मना कर देते थे, जो उनकी सेवा को अस्वीकार कर देते थे, उन पर ही वे अपना अभियान चलाते थे। बट एज द मुगल्स बिकेम पावरफुल, लेकिन जैसे जैसे मुगल साम्राज्य फैलता गया, मुगल शक्तिशाली बनते गए, मैनी अदर रूलर्स ऑल्सो ज्वाइन देम वॉलेंटरीली, तो बहुत सारे शासकों ने, बहुत सारे राजाओं ने उनकी सेवा करने का मन बना लिया, सबने उनको ज्वाइन कर लिया, सबने उनका साथ देने का विचार बना लिया था। द राजपूत आर ए गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण राजपूत हैं। मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स इनटू मुगल फैमिलीज एंड रिसीव्ड हाई पोजीशंस, इन राजपूतों में कई राजपूतों ने तो अपनी बेटियों के विवाह मुगलों से कर दिए, मुगलों के परिवार में कर दिए, और वहां पर एक ऊंचा पद उन लोगों को मिल गया। बट मैनी रजिस्टर्ड एज वेल, लेकिन बहुत सारे राजपूतों ने इनका विरोध भी किया, लेकिन बहुत सारे राजपूतों ने इनका विरोध भी किया। जैसे द सिसोदिया राजपूत रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम, जैसे कि सिसोदिया राजपूत थे, सिसोदिया राजपूत ने बहुत लंबे समय तक उनकी सेवा करना स्वीकार नहीं किया, उनकी सेवा करना स्वीकार नहीं किया। वंस डिफीटेड, लेकिन जब वह मुगलों के द्वारा हरा दिए गए, हाउएवर दे वर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल्स, तब भी मुगलों ने उन्हें सम्मानीय व्यवहार के साथ, तब भी मुगलों ने उन्हें सम्मानीय व्यवहार के साथ गिवन देयर लैंड्स, उनकी जागीर वापस कर दी। बैक एज असाइनमेंट्स, वतन जागीर, और उनकी जागीर वापस कर दी। कैसे? असाइनमेंट्स, वतन जागीर के तौर पर। कैसे? वतन जागीर के तौर पर। द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलिएटिंग देयर अपोनेंट्स enabled the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains, जो उनका बड़ी सावधानी पूर्वक हराने के बाद, हराने और अपमानित न करने में, हराने और अपमानित न करने में जो एक संतुलन था, उसको बड़े अच्छे तरीके से निभा रहे थे, नियंत्रण कर रहे थे। लेकिन और इस नियंत्रण के कारण मुगलों का जो प्रभाव था वह सभी राजाओं पर और सभी बड़े बड़े मुखियाओं पर या सभी सरदारों पर अच्छा प्रभाव छोड़ता था। क्या पॉलिसी थी? वह दूसरे राजा को हराते तो थे, क्या करते थे? हराते थे, लेकिन उनका अपमान नहीं करते थे। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू कीप दिस बैलेंस ऑल द टाइम, लेकिन हर बार इस पॉलिसी को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन हर बार इस पॉलिसी को बनाए रखना मुश्किल होता था कि आप उनको हरा भी दो, उनका अपमान भी ना हो। जैसे कि हमने टेबल 1 में देखा था, जब औरंगजेब ने शुरुआत में शिवाजी पर अपनी हुकूमत चला ली थी, शिवाजी को पकड़ लिया था, उनको युद्ध में हरा दिया था, तो उसके बाद जब शिवाजी को कब्जे में लेकर उन्होंने उनका अपमान किया था, शिवाजी का अपमान करने के बाद शिवाजी को वह बात हजम नहीं हुई और वह उसको पचा नहीं पाए, तो उन्होंने वहां से भागकर और उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। और आप जानते हैं व्हाट वाज द कंसिक्वेंस ऑफ दिस इंसल्ट, और औरंगजेब ने जो उनका अपमान किया था उसका क्या परिणाम देखने को मिला था। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट, मनसबदार एंड जागीरदार। क्या है? मनसबदार्स एंड जागीरदार। As the empire expanded to encompass different regions, the Mughals recruited diverse bodies of the people. जैसे जैसे
उनका साम्राज्य फैलता गया और जैसे जैसे तरह तरह के सामाजिक समूह, तरह तरह की जो विभिन्न क्षेत्र थे वह उसमें सम्मिलित होते गए, तो मुगलों ने क्या किया, तरह तरह के सामाजिक समूह के सदस्यों को उन लोगों ने नियुक्त करना शुरू कर दिया। भाई साम्राज्य बढ़ता गया, जब साम्राज्य फैला तो वह ज़्यादा एरिया में बढ़ गया, अलग अलग समूह उसमें जुड़े। जब ये अलग अलग क्षेत्र उसमें जुड़े तो अब उन लोगों को नए नए लोगों की जरूरत थी, नई नई नियुक्ति की जरूरत थी, नए नए लोगों की जरूरत थी जो उनके साम्राज्य में उनकी मदद कर सकें। फ्रॉम ए स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ तुर्किश नोबल्स, तुरानीज, शुरुआत में उनके पास सिर्फ एक समूह था तुरानियों का, लेकिन जैसे जैसे साम्राज्य फैला तो उनका जो दरबार था वह भी फैल गया, उनके जो एम्प्लॉय थे वे भी फैल गए, और उन्होंने जो नए नए एम्प्लॉय हायर किए थे, अपॉइंट किए थे, नियुक्त किए थे, वे कौन कौन बने, उसमें शामिल थे ईरानियंस, इंडियन मुस्लिम्स, भारतीय मुसलमान, अफगान, राजपूत, मराठास और बाकी दूसरे समूह भी शामिल थे। दोज हु ज्वाइन मुगल सर्विस वर एनरोल्ड एज मनसबदार, और वे लोग, वे नौकरशाही लोग जिन्होंने मुगलों की सेवा को स्वीकार कर लिया, उनको एक सरकारी पद मिल गया, तो उन लोगों को एक टर्म दी जाती थी, उनको कहा जाता था मनसबदार। वे लोग क्या कहलाए जाते थे, मनसबदार कहलाए जाते थे। ध्यान रखना, जो लोग इनके दरबार में एक सरकारी पद पर होते थे वह मनसबदार कहलाए जाते थे। द टर्म मनसबदार रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स ए मनसब, meaning a position or a rank. It was a grading system used by the Mughals to fix rank, salary and military responsibilities. मनसबदार का मतलब था वह व्यक्ति जो एक मनसब रखता हो। मनसब का मतलब होता है एक पद रखता हो। क्या रखता हो, एक पद रखता हो जिसकी कोई वैल्यू हो। इट वाज ए ग्रेडिंग सिस्टम, और यह एक श्रेणी व्यवस्था थी। क्या थी, यह एक श्रेणी व्यवस्था थी जो मुगलों के द्वारा बनाई गई थी। रैंक, उसमें क्या था, एक पद निश्चित होता था, सैलरी उसका वेतन निश्चित होता था, और मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटीज और सैन्य उत्तरदायित्व निश्चित होते थे। रैंक एंड सैलरी, जो उनके पद और वेतन वर डिटरमाइंड, यह निर्धारित किए जाते थे बाय ए न्यूमेरिकल वैल्यू, एक संख्या के द्वारा, एक संख्या के द्वारा, जिसको कहा जाता था जात, ZAT, जात कहा जाता था। द हायर द जात, जितनी ज्यादा जात होती थी, द मोर प्रेस्टिजियस, वह उतना ही प्रतिष्ठित होता था। कौन, वह अभिजात, वह कुलीन व्यक्ति जिसकी पोजीशन इन कोर्ट, और उस कुलीन व्यक्ति की उस दरबार में उतना ही ऊंचा पद भी होता था, और जितना ऊंचा पद था उतनी ही ज्यादा उसका वेतन भी होता था। ठीक है दोस्तों, आइए। द मनसबदार्स मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार और कैवलरी मैन। जो मनसबदार होते थे, तो मनसबदार के जो सैन्य उत्तरदायित्व होते थे उनको पूरा करने के लिए, उनको मेंटेन रखने के लिए, उनकी देखरेख के लिए उनको एक निश्चित संख्या में घुड़सवार भी दिए जाते थे। उनको उनकी उत्तरदायित्व के बिहाफ पर, उसके हिसाब से उनको घुड़सवार भी दिए जाते थे। द मनसबदार ब्राउट हिज कैवलरी मैन फॉर रिव्यू, और जो मनसबदार होते थे वे अपने घुड़सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। किसके लिए, निरीक्षण के लिए। गोट देम रजिस्टर्ड, उनका पंजीकरण कराते थे। देयर हॉर्सेस ब्रांडेड, अपने घोड़ों को दगवाते थे। दगवाते मतलब उन पे मोहर लगवाते थे। एंड देन रिसीव्ड मनी टू पे देम एज सैलरी, और उसके बाद उनको वेतन के लिए पैसा मिलता था। अब यहाँ पे आप एक बात देख सकते हैं कि जेड जात रैंकिंग है क्या, कि जात पद है क्या। नोबल्स विद ए जात ऑफ 5000 वर हायर रैंक हायर देन दोज ऑफ 1000। यहाँ पे लिखा है जो कुलीन लोग होते, जो अभिजात थे, जिनकी जात 5000 होती थी, दैट मीन्स वे ज्यादा ऊपर थे किससे, जिनकी 1000 होती थी। अकबर के समय में कुल
29 मनसबदार थे। कितने? 29 मनसबदार विद रैंक ऑफ 5000 जात, जिसकी की 5000 जात थी भाई औरंगजेब। लेकिन औरंगजेब के द्वारा जब औरंगजेब का शासन आया तो यह मनसबदार के नंबर को बढ़ाकर 29 से 79 कर दिया, 79 कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि जब 29 से 79 हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि अब उनके राज्य पर खर्चा भी बढ़ा होगा, उनका पैसा जो था वह खर्च भी बहुत ज्यादा उनको चाहने लगा होगा। ठीक है दोस्तों। मनसबदार रिसीव्ड देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड जागीर्स विच वर समवॉट लाइक इक्ताज। मनसबदार जो अपना पैसा ग्रहण करते थे, प्राप्त करते थे, वह करते थे उन्हें मिले हुए रेवेन्यू असाइनमेंट से, राजस्व कार्य से, जिसको कि वो जागीर कहते थे। उनको एक जागीर दी जाती थी, उस जागीर से जो रेवेन्यू आता था, जो वहां से राजस्व मिलता था, उस राजस्व से वो लोग अपना वेतन और अपने सेना का वेतन वहां से निकाला करते थे। विच वर समवट लाइक, जो कि कुछ कुछ इक्ता की तरह थी। कैसे थी? इक्ता। हमने पहले पढ़ा था इक्ता। ठीक है। बट अनलाइक मुक्ति, लेकिन मुक्ति से बिल्कुल विपरीत, मोस्ट मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिजाइड इन और एडमिनिस्टर देयर जागीर्स। लेकिन मुक्ति में क्या था कि वो मुक्त उसी जगह पर, उसी जो एकता मिली है उसी जगह पर वो लोग वहां पे रहते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। जो इनके जागीरदार थे, मनसबदार थे, वह अपनी जागीर में नहीं रहते थे, वह जागीर से दूर रहते थे, किसी और जगह पर शासन करते थे, लेकिन उस जागीर का रेवेन्यू उनको कलेक्ट करना होता था। दे ओनली हैड राइट्स, उनको सिर्फ यह अधिकार था कि वह उस जगह से, उस जागीर से सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ राजस्व इकट्ठा कर सकते हैं, और वह भी उनके नौकरों के द्वारा किया जाता था, वह भी उनके सेवकों के द्वारा किया जाता था। क्योंकि जो मनसबदार होते थे वे तो किसी और हिस्से में अपनी ड्यूटी कर रहे होते थे। इन अकबर्स रेन, अकबर के शासनकाल में, दीज जागीर्स वर केयरफुली असेस्ड सो दैट देयर रेवेन्यूज वर रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार। अकबर के शासनकाल में क्या था कि जो ये जागीर थी, इन जागीरों का आकलन बड़े सावधानी पूर्वक किया जाता था, यह देखने के लिए कि जो राजस्व आ रहा है वो उनकी सैलरी, उन मनसबदार के वेतन के इक्वल तो है। भाई औरंगजेब रेन दिस वाज नो लॉन्गर द केस, लेकिन जैसे जैसे औरंगजेब का शासन आया तो इसमें सब गड़बड़ होने लगी। रेवेन्यू बहुत कम आता था और मनसबदार को तनख्वाह बहुत ज्यादा चाहिए होती थी। क्यों? क्योंकि अकबर के शासनकाल में 29 मनसबदार थे जिनकी जात रैंकिंग 5000 थी, लेकिन वहीं औरंगजेब ने कितनी कर दी थी? 79 कर दी थी। इस वजह से उन लोगों में इतनी दिक्कत आने लगी थी, क्योंकि मनसबदार बहुत बढ़ गए थे, मनसबदार बहुत बढ़ गए थे, विच मीन्ट ए लॉन्ग वेट बिफोर द रिसीव्ड जागीर। इसकी वजह से उन्हें जागीर मिलने के लिए बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ता था। दीज एंड अदर फैक्टर्स क्रिएटेड ए शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जागीर, और ये और कुछ और मुख्य कारक हैं जिनकी वजह से जागीर में बहुत ज़्यादा कमियां आने लगी। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, मैनी जागीरदार्स ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल वाइल दे हैड जागीर। और इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे जागीरदार जिनको जागीर मिल जाती थी वह ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू, राजस्व वहां से इकट्ठा करना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि जब तक जागीर है तब तक रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं। अगर जागीर एक बार चली गई तो फिर यही नहीं पता दोबारा घूमकर कब वापस मिलेगी। औरंगजेब वाज अनेबल टू कंट्रोल दीज डेवलपमेंट्स इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रेन एंड द पीजेंट्री देयरफॉर सफर्ड ट्रिमेंडसली। औरंगजेब अपने शासन के अंतिम वर्षों में इसको नियंत्रित करने में
असफल रहे, नियंत्रित नहीं कर पाए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो उनके किसान थे वह अत्यधिक मुसीबतों का सामना कर रहे थे। उनके किसानों को अत्यधिक बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए दो चीज़ें, एक तो ये आप ये अभियान देख सकते हैं जिसमें कि मनसबदार सेना के साथ आगे चल रहे हैं। एक ये है, ये एक फोटो दिखाई गई है, इसमें दिखा रखा है कि जो औरंगजेब के समय में किस तरह रिश्वतें लेकर काम होता था। आइए, जब्त जब्त एंड जमींदार। अब ये क्या, द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल इन मुगल रूलर्स वाज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्री। मुगलों के शासनकाल में जो सबसे मुख्य स्रोत था कमाई का वह क्या था, किसान। क्या था, किसान। क्योंकि किसानों से ही ये लोग राजस्व या कर वसूलते थे। इन मोस्ट प्लेसेस, बहुत सारी जगह पर पीजेंट्स पेड टैक्सेस थ्रू द रूरल एलाइट्स दैट इज द हेडमैन और द लोकल चिफ्टेन। बहुत सारी जगह पर जो किसान थे वह कर जमा करते थे, कहाँ पर, रूरल एलाइट्स को, ग्रामीण कुलीन को, जैसे कि गांव का कोई मुखिया हो गया या गांव का कोई स्थानीय सरदार हो गया। द मुगल्स यूज्ड, अब मुगल्स एक ही टर्म यूज करते थे, एक ही नाम देते थे इन सबको, जमींदार। क्या नाम देते थे, जमींदार। टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडियरीज, सभी मध्यस्थ लोगों को, चाहे वो कोई मुखिया हो किसी गांव का, चाहे वो कोई बहुत शक्तिशाली सरदार हो। अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर, जो अकबर का एक राजस्व मंत्री थे, अकबर के एक राजस्व मंत्री थे टोडरमल। कौन, टोडरमल। कैरिड आउट ए केयरफुल सर्वे, उन्होंने लगभग 10 साल तक, उन्होंने 10 साल तक फसल की उपज पर, फसल के दामों पर, और वह एरिया, वह जगह जहां पर खेती होती थी, इन सब का एक सर्वे किया, इन सब का सर्वेक्षण किया। कब से कब तक, 1570 से लेकर 1580 तक। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा, इस डाटा के बिहाफ पर, इस डाटा के आधार पर, टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश, हर एक फसल पर कैश में, हर एक फसल पर कैश में टैक्स फिक्स कर दिया गया, उसका कर निश्चित कर दिया गया कि भाई अगर गेहूं है तो आपको इतना कर देना है, और आपका अगर चावल है तो आपको इतना कर देना है, दाल है तो इतना कर देना है। ईच प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्किल्स विद इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स। इसकी हर एक प्रांत को, किसको, इसकी हर एक प्रांत को राजस्व मंडल में बांट दिया गया, और वहां से निश्चित कर दिया गया कि आपके यहां से इस फसल पर इतना कर आना ही आना है। दिस रेवेन्यू सिस्टम, यह जो राजस्व तंत्र था, राजस्व प्रणाली थी, इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया जब्त। क्या कहा गया, जब्त कहा गया। इट वॉज प्रिवेलेंट इन दोज एरियाज वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड सर्वे द लैंड, और यह उन क्षेत्रों में प्रचलित हुई जहां पर मुगल प्रशासक अपनी भूमि का सर्वेक्षण कर सकते थे, और अपने जो खाते थे, जो हिसाब किताब थे, उनको बड़ी सावधानी से रख सकते थे। दिस वाज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं था उन प्रांतों में, उन प्रोविंसेस में, जैसे कि गुजरात और बंगाल की बात करें, क्योंकि ये उनसे बहुत दूर थे, या आप कह सकते हो उसके जमींदार थे वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। इन सम एरियाज, कुछ जगह पर जमींदार एक्सरसाइज्ड ए ग्रेट डील ऑफ पावर, जो जमींदार थे उनके पास बहुत ज्यादा शक्तियां होती थी, वो शक्तिशाली होते थे, सत्ता होती थी। द एक्सप्लॉयटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कुड ड्राइव देम टू रिबेलियन, मुगल प्रशासकों के द्वारा अगर उनका शोषण होता तो वो लोग विद्रोह भी कर सकते थे। समटाइम्स जमींदार एंड पीजेंट्स ऑफ द सेम कास्ट, कभी कभी तो ऐसा होता था कि जो जमींदार और वहाँ किसान जो एक ही जात के होते थे, वे सब लोग मिलकर विद्रोह करते थे
किसके खिलाफ? मुगल साम्राज्य के खिलाफ, मुगल सल्तनत के खिलाफ। दीज पीजेंट रिवोल्ट्स चैलेंज्ड द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर फ्रॉम द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। और इन किसानों के विद्रोह ने मुगल साम्राज्य की स्थायित्व को, मुगल साम्राज्य की स्थिरता को चुनौती दी। कब? 17वीं शताब्दी के अंत में। 17वीं शताब्दी के अंत से मुगल साम्राज्य को इन किसानों के विद्रोह ने चुनौती देना शुरू कर दिया गया था। आइए एक जानकारी, अकबरनामा एंड आईने अकबरी। अकबरनामा क्या था और आईने अकबरी क्या थी? बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत जगह मिलेगा। अकबर ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड्स एंड कोर्टियर्स अबुल फजल टू राइट हिस्ट्री ऑफ हिज रेन। अकबर ने आदेश दिया अपने एक मित्र को, जो कि उसका दरबारी भी था, जिसका नाम अबुल फजल था, याद रखना इस नाम को, जिसका नाम अबुल फजल था, क्या करने के लिए? कि भाई तुम मेरे शासनकाल का इतिहास लिखो, तुम मेरे शासनकाल का इतिहास लिखो। अबुल फजल रोट ए 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर रेन, अकबर रेन। तो अबुल फजल ने इसको 3 जिल्दों में लिखा, किसको? अकबर के शासनकाल को, और उसको उसने नाम दिया अकबर नामा। क्या नाम दिया? अकबर नामा। द फर्स्ट वॉल्यूम डील्ड, जो पहला जिल्द है या पहली जो वॉल्यूम है वह हमें बताती है, वह हमें ब्यौरा देती है किसका? अकबर के शासन का, अकबर के जो पूर्वज थे उनके बारे में हमें बताती है। एंड द सेकंड, और जो दूसरी जिल्द है वह हमें जानकारी देती है जो भी इवेंट्स हुए अकबर के शासनकाल में, जितने भी घटनाएं हुई उन सब के बारे में यह सेकंड वॉल्यूम हमें जानकारी देता है। अब जो तीसरा वॉल्यूम है, तीसरी जिल्द है, जिसको इन्होंने कहा है आईने अकबरी। क्या कहा? आईने अकबरी, जो हमें बताती है अकबर के प्रशासन के बारे में, उसके हाउस होल्ड घरानों के बारे में, आर्मी सेनाओं के बारे में, द रेवेन्यूज राजस्व के बारे में, एंड द जियोग्राफी ऑफ हिज एम्पायर, और उसके साम्राज्य के भूगोल के बारे में। ये जानकारी मिलती है हमें आईने अकबरी। और इसके अलावा इट प्रोवाइड्स रिच डिटेल्स, और यह हमें क्या देती है? और ज्यादा जानकारी देती है, विस्तृत वर्णन करती है किसका? ट्रेडिशंस एंड कल्चर का, परंपराओं और संस्कृति का। किसके? उस समकालीन भारत के जो लोग थे उनकी जो परंपराएं थी, जो उनकी संस्कृति थी, उनका भी वर्णन विस्तृत में करती है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, इसका बड़ा ही जो रोचक आयाम है वह क्या है इस आईने अकबरी का? दैट रिच स्टैटिस्टिकल डिटेल्स, इसका सांख्यिकीय वर्णन या सांख्यिकीय विवरण किस चीज के बारे में? क्रॉप्स, फसलों के बारे में, यील्ड्स, उनकी उपज के बारे में, प्राइस, उनकी कीमतों के बारे में, वेजेस, मजदूरी के बारे में, और रेवेन्यू, वहाँ के राजस्व के बारे में। तो इन सब की जानकारी हमें मिलती है आईने अकबरी में, जो कि तीसरा वॉल्यूम है, तीसरी जिल्द है किसकी? अकबरनामा की। और अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। तो दोस्तों आज के लिए हमने सिर्फ यहीं तक पढ़ा, यहीं तक पढ़ेंगे। आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए, ध्यान दीजिए और अपने नोट्स बनाइए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।